हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए स्टैटिक जीके का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉट 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 में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। यानी फ्रेंड्स, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन में आपको दिया है गर्भाशय ग्रीवा, उसके बाद डिंब वाहिनी, योनि, गर्भाशय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप कोई भी बच्चा पैदा होता है। किसमें? गर्भाशय में। और उसके बाद जो फ्रेंड्स गर्भाशय का जो रचना होता है वो एक नाशपाती की तरह होता है, नाशपाती के समान होता है गर्भाशय। उसके बाद इसका लंबाई होता है ये 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, 3.5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। कौन? गर्भाशय। इसका रचना कैसा होता है? नाशपाती की तरह। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर दाएं और बाएं कोण पर अंड वाहिनी खुलती है। गर्भाशय के ऊपर में बाएं और दाएं दोनों तरफ कोण खुलती है, अंड वाहिनी खुलती है। और इसका जो निचला भाग होता है संकरा होता है बहुत ही, जिसे हम लोग गिरवा कहते हैं। ये सारी बातों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बच्चा जो पैदा होता है कहाँ पे लयबद्ध संकुचन के कारण? तो ये गर्भाशय में। तो फ्रेंड्स, हम सारे बात को बता दी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से पूछा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है और चंद्रमा की सतह पर इसका वजन डॉट 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 होगा। फ्रेंड्स, कोई वस्तु का वजन है वह 60 न्यूटन है धरती पर। पृथ्वी पर कितना न्यूटन है? उस वस्तु का वजन 60 न्यूटन है। उसी वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाए तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? ऑप्शन में आपको दिया है 100 न्यूटन, 1 न्यूटन, 360 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 न्यूटन। उस वस्तु का वजन चंद्रमा पर कितना होगा? 10 न्यूटन। फ्रेंड्स, हम बता दे रहे हैं क्यों होगा 10 न्यूटन। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा है फ्रेंड्स, चांद है ये तो पहले बता दिए, पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह चांद है। तो ये चंद्रमा के जी का जो मान है पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, जब 60 का 1/6 कितना होता है? 10 होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए 10 न्यूटन। आप इस लाइन को याद रखिएगा, जो चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। कितना? 1/6 गुना। आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, देखिए द्रव्यमान आप लोग सुना होगा, द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स ये पर जहां भी ले जाइएगा द्रव्यमान समान रहता है लेकिन भार बदलता है। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई वस्तु का भार मान ली पृथ्वी में 10 न्यूटन है या 10 kg है और उसका भार कहाँ पे? चंद्रमा पर बदल जाएगा। अगर ये पूछेगा द्रव्यमान, कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है? अगर पृथ्वी पर 10 है तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 10 ही होगा। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, वो नियत रहता, समान रहता, लेकिन भार बदल जाता है। आप इसे याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसका पूछा गया था यहाँ पे कि इसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पर अगर धरती पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना रहेगा? तो हम बता दिए जो चंद्रमा का जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना, तो 60 का 1/6 गुना कीजिए कितना? 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 10 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रा होता है? तो बल का मात्रा होता है न्यूटन। ऐसा ही मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? यानी फ्रेंड्स, जो राजकोषीय नीति है इसको तैयार कौन सा मंत्रालय करता है भारत सरकार का? ऑप्शन में दिया है वित्त मंत्रालय, वित्त या रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का जो राजकोषीय नीति होता है इसको तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्री कौन है भारत का? फ्रेंड्स, वो निर्मला सीतारमण है अभी भारत का वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और वित्त मंत्रालय ने ही राजकोषीय नीति को तैयार करता है। और आर्थिक समीक्षा पूछेगा तो फ्रेंड्स, ये आर्थिक समीक्षा ये वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है, आर्थिक समीक्षा भी, और उसके बाद राजकोषीय नीति भी। और आंतरिक सुरक्षा अगर पूछे तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सुरक्षा का दायित्व जितने भी गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह है, वो अभी नया मंत्रालय के मंत्री बने। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बने? अमित शाह। और गृह मंत्री भी अमित शाह है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो वो कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। अब सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक छूट गया फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? यानी इलियाराजा जो है फ्रेंड्स, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपको दिया है संगीत, साहित्य, खेल, राजनीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि संगीत। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण इलियाराजा को जाना जाता है और ये इलियाराजा को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा जो फ्रेंड्स ये संगीत है, तो भारत में संगीत का जन्म कहाँ से हुआ? सामवेद से हुआ। आपको पता है कुल कितने वेद हैं? 4 वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये संगीत का जो जन्म हुआ सामवेद से ही हुआ था। संगीत का जनक सामवेद। और सामवेद का उपवेद, क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद, यानी गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है और गंधर्व वेद के रचयिता नारद मुनि है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? फ्रेंड्स ये जो कुर्दिश लोग हैं किस देश के एक जातीय समुदाय है? ऑप्शन में आपको दिया पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश, इराक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, इराक। तो कुर्दिश इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुर्दिश लोग कहाँ के जातीय समुदाय है? तो कुर्दिश लोग इराक के जातीय समुदाय लोग हैं और इराक की राजधानी बगदाद। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। कौन भारत में पूर्व में पड़ोसी देश है? ऑप्शन में आपको दिया है चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। बता दें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश। और भारत से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला भी देश कौन है? बांग्लादेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4096.7 यानी 4096 किलोमीटर सीमा लगाता भारत के सीमा से। कौन? बांग्लादेश सबसे अधिक। सबसे कम अफगानिस्तान लगाता है भारत देश के सीमा के साथ। सीमा कितना? 106 किलोमीटर, लेकिन सबसे अधिक बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के किस राज्य का लगता है? तो फ्रेंड्स वो पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उत्तर में नेपाल आपको पता ही है, दक्षिण में श्रीलंका है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। भारत का 14 ओवर बताते हैं। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 1951, 1947, 1950, 1960। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1951। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। कब? 1951 में। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। इसके द्वारा जो जोड़ा गया था, तो भूमि सुधार कानून को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जो संविधान में है, पहले 8 ही सूची थी। मूल संविधान में 8 ही सूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। जो 9वीं सूची जोड़ा गया था वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं सूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार कानून को भारतीय संविधान को में जोड़ा था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। वही पूछेगा, ये तो 9वीं हो गया, उसके बाद 10वीं। तो 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसमें दल बदल जो कानून है वो इसके अंतर्गत है। 11वीं अनुसूची पूछेगा, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। इसमें क्या है? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था है फ्रेंड्स। और देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक 1992 में था, लेकिन अधिनियम था 1993 का। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक था 1992 का और अधिनियम था 1993 का, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। और लास्ट था 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसमें भी फ्रेंड्स देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 जो था वो विधेयक था। संविधान संशोधन विधेयक 1992 का था, लेकिन अधिनियम भी 1993 का था। दोनों को याद रखिएगा। विधेयक पूछेगा तो 1992, अधिनियम पूछेगा तो 1993। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें क्या था? नगर पालिका था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। 12 अनुसूची को
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था प्रथम संविधान संशोधन, तो 1951 में हुआ था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो संविधान में संशोधन किया जाता है तो ये किस देश के संविधान से लिया गया था ये प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को। और अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और भाग पूछेगा तो भाग 20 के अंतर्गत और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, और ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स संशोधन के से सारे क्वेश्चन जो बनते थे इंपॉर्टेंट हम सभी बता दिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो है फ्रेंड्स कौन सी अभिक्रिया जो प्रकाश और गर्मी दोनों पैदा करती है। ऑप्शन में आपको दिया दहन, उदासीन, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दहन। दहन वो प्रक्रिया है, वो अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश दोनों देती थी। फ्रेंड देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दहन कहलाता है। दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया कैसे है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, आप लोग पता ही होगा। अगर पूछेगा दहन का जो पोषक जो फ्रेंड्स दहन होने में मदद करता सहायक होता है, तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। तो फ्रेंड्स दहन का पोषक ऑक्सीजन को भी पदार्थ को जलाने में मदद करता सहायता करता है, इसलिए इसको मतलब दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। अगर वही पूछता कार्बन डाइऑक्साइड उसे अपोषक कहते हैं, ये सहायता नहीं करते दहन की प्रक्रिया में, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चूंकि रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, बताना फ्रेंड्स सभी एसिड के लिए आमतौर पर आम तत्व कौन सा है जो सभी में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सभी एसिड में पाया जाता है, यानी सभी अम्लों में हाइड्रोजन कॉमन रहता है, सभी में पाया जाता है। कौन सा तत्व, तो हाइड्रोजन सभी में पाया जाता है। और फ्रेंड्स हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, ये अन्य सभी तत्वों से हल्का है, सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन। और ये सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, हाइड्रोजन सभी में पाया जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। और इसका परमाणु संख्या 1 होता है और ये सबसे हल्का तत्व, इसका भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन को, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ एसिड का बात हो रहा है फ्रेंड्स, पीएच स्केल के बारे में तो बहुत बार पता है, 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन, 7 से 14 तक क्षारीय होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। तो फ्रेंड्स कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। ऑप्शन में आपको दिया है काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी काइटिन। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा जो बनी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अगर वही पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। अगर वही शैवाल रहता तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। आप भी दोनों को याद रखिएगा। और शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन का भी पूछता है कि पादपों का जो कोशिका भित्ति होता है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, लेकिन कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं किसमें फ्रेंड्स, रॉड और कोन पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है फेफड़ा, नाक, आंख, दिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंख में। रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स रॉड और कोन आंख में पाए जाते हैं, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और इसी से रिलेटेड पूछता है फ्रेंड्स जो प्रतिबिंब बनता है आंख में कहाँ, तो दृष्टि पटल पर बनता है। कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को। सामान्य व्यक्ति में जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम अनंत होता है। ये सभी बातों को आप पहले से पढ़ा होगा, आप लोग को याद ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम बता दिए। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब
नेक्स्ट वीडियो में।